उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहां बनाए कई घरों को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के जमीन खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद वहां महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करती नजर आईं। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर हजारों लोग कई साल से कब्जा कर रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से। बताया गया कि इस जमीन पर करीब 4000 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड सरकार और रेलवे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि उनके घरों को टूटने से बचाया जा सके। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई, लोग खुशी से झूम उठे। वहीं विपक्ष इसे न्याय की जीत बताते हुए सरकार पर हमलावर नजर आया। सरकार उन 4365 परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही थी। न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आने तक इस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार और रेलवे को निर्देश दिए कि जब तक वहां रहने वालों को घर मुहैया नहीं कराए जाते, तब तक अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। इस बीच नेपाल पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा। एफएटीएफ वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, जिसकी टीम ने नेपाल का दौरा किया, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कानूनों की कमी है और जो हल्के फुल्के कानून बनाए भी गए हैं उनका भी ठीक से पालन नहीं होता। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने जांच शुरू कर दी। नेपाल दौरे पर गई एफएटीएफ की टीम को वहां के 15 कानूनों में गड़बड़ी मिली और अब इस बात की जांच चल रही है कि 16 दिसंबर 2022 तक इन कानूनों को कितना सख्त किया गया। इस बारे में अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब होगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं। वैसे नेपाल 2008 से 2014 तक इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उस समय एफएटीएफ में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर नेपाल पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर उस पर इसी लिस्ट में शामिल होने की तलवार लटक रही है। और अगर ऐसा हो गया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली के दिन भी तभी शुरू हुए थे जब उसे टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों जैसी पाबंदी नहीं लगती, लेकिन बाकी देश सतर्क हो जाते हैं और ग्रे लिस्ट में शामिल देश की आर्थिक मदद करने से कतराते हैं। 2008 से 2019 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने वाले पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ और वहां की एक कंपनी ने इस वजह से पाकिस्तान को करीब 38 बिलियन डॉलर यानी 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। और अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उसका भी पाकिस्तान जैसा हश्र हो सकता है, या यूं कहें कि उससे भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसकी निगरानी बढ़ जाती है और उसे इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक तय सीमा वाला प्लान सौंपना होता है, जो मौजूदा हालात में नेपाल के लिए मुश्किल लगता है। ये बात खुद नेपाल के नेशनल बैंक के एक बड़े अधिकारी ने कही और बयान दिया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े सख्त कानून बनाना और उन्हें लागू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, यानी नेपाल तैयार नहीं है। एक लंबा वक्त वो चीन के माया जाल में उलझा रहा और जब उससे निकलने का वक्त आया तो टेरर फाइनेंसिंग जैसी खतरनाक समस्या सामने खड़ी हो गई।